तो चलो अभी हम लोग देखेंगे इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अगर देखो बेसिक से समझा था इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो इस तरीके से समझो। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब सपोज करो ए बी सी तीन एलिमेंट है और ये क्या कर रहे हैं, कोई मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन कर रहे हैं, कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जब हम इंपेरिकल फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें हम जो सिंपलेस्ट नंबर देखेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो देखेंगे कि किस रेशियो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में। अब यहां पर देख लो, मान लो ए बी सी ये तीन एलिमेंट है। कौन कौन से हैं? ए है, बी है एंड सी है। ये तीनों जो है आ रहे हैं और जो है मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो देखो जो इनका सिंपलेस्ट रेशियो कहने के मतलब है कि ए अगर एक मॉलिक्यूल आ रहा है तो उसके तुलना में बी दो मॉलिक्यूल आ रहा है और सी एक मॉलिक्यूल आ रहा है। ये हो गया उसका सिंपल रेशियो। और सिंपल रेशियो कभी भी एक्चुअल मॉलिक्यूल को नहीं बताता है। सिंपल रेशियो कभी भी एक्चुअल मॉलिक्यूल को नहीं बताता है। जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो मान लो हमने अभी सपोज किया 6, तो जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होगा वो होगा A6B12C6। ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताएगा और ये रिलेटिव नंबर ऑफ एटम बताएगा कि इसकी तुलना में ये कितना ज्यादा है। ठीक है, जैसे ये एक है तो ये दो मॉलिक्यूल है, ये तीन मॉलिक्यूल और ये एक मॉलिक्यूल है, और ये बताएगा एक्चुअल में कितने मॉलिक्यूल है। तो हाँ, और यहां से हम दो चीज और निकालते हैं। पहला इंपीरिकल फॉर्मूला मास, इंपीरिकल फॉर्मूला मास जो यहां से निकलेगा, और दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो यहां से निकलेगा। और अगर तुमको एन की वैल्यू चाहिए, एन को बहुत जगह जेड भी लिखते हैं। एन मतलब क्या होता है, किस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये है एन की वैल्यू, किस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, यहां से एन की वैल्यू निकालोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग को देखना है। अब देखो इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो इसके लिए तुम लोग को ऐसे चार्ट दिया होगा, मतलब चार्ट बनाना पड़ेगा, मे भी दिया भी हो। और तुमको देगा क्या? तुमको देगा परसेंटेज कंपोजिशन डिफरेंट एलिमेंट्स के। मान लो कोई हमारा एलिमेंट है, कोई हमारा जो वो है, क्या बोलते हैं, कंपाउंड है, वो दो एलिमेंट से बना हुआ है। दो एलिमेंट से बना हुआ है। तो सबसे पहले तुम लोग यहाँ पे लिखोगे एलिमेंट के नाम। क्या लिखोगे? एलिमेंट्स के नाम। तो अगर हम एलिमेंट के नाम की बात करें तो सपोज करो कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, कार्बन और हाइड्रोजन होगा ही होगा। तो हम मान लेते हैं कि एलिमेंट क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन, ऐसे दो एलिमेंट हो गए। अब इनका दिया होगा कंपोजिशन, कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन। तो अब इसका दूसरा चीज हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन, यानी टोटल का कितना परसेंट ये है, परसेंटेज कंपोजिशन, ये हमें पता चलेगा। तो मान लो इसका परसेंटेज कंपोजिशन कुछ वैल्यू बताओ। मान लो दिया, मान लो इसका 70% दिया हुआ है एंड इसका 30% दिया हुआ है। अब तुमको परसेंटेज कंपोजिशन पता चल गया। अब तुमको पता लगाना है सबका एटॉमिक वेट, इन सबका एटॉमिक वेट पता लगाना है। तो इसका तुमको पता लगाना पड़ेगा अब एटॉमिक वेट। इसका पता लगाओगे एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट इसका कितना, कार्बन का, कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया। अब तुम लोग क्या करोगे, अब करोगे डिवाइड। अब जो है ये परसेंटेज, जो ये परसेंटेज है इससे, यानी अब तुम करोगे परसेंटेज को डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, एटॉमिक वेट से। यानी यहाँ पे हो जाएगा एटॉमिक वेट, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करोगे। और जब परसेंटेज को एटॉमिक वेट पे यहाँ पे डिवाइड करोगे तो देखो परसेंटेज कितना है, 70, एटॉमिक वेट 12, इसमें परसेंटेज कितना, 30, एटॉमिक वेट 8। तो इस तरीके से तुम इसको डिवाइड करोगे। अब जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो अब इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है। हाँ इसका तो 30 आ जाएगा। इसका कितना आ रहा है, डिवाइड करो जल्दी से। 5.8, तो इसका आएगा 5.8। अब देखो अब जो 5.8 आया, अब तुमको इसमें से देखना है कि छोटी वैल्यू कौन सी है। 5.8 है तो तुम क्या करोगे, इसको 5.8 को डिवाइड करोगे 5.8 से, और 30 को डिवाइड करोगे 5.8 से। अब देखो वैल्यू क्या क्या आती है, यहाँ पर वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, कितना समथिंग। ये अप्रोक्सीमेट तुम्हारा
5 बार में आ रहा है, तो 5 टाइम्स में आ रहा है। तो अब देखो, यानी यहां से तुमको क्या पता चला कि कार्बन का नंबर 1 है और हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 5। वैसे CH5 कुछ बनता नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना वैल्यू अपने हिसाब से लिया था, तो इसलिए कंपाउंड बना है। लेकिन वैल्यूज अगर हम सही लेते तो क्या होता, हमें हमारा कंपाउंड मिल जाता। ठीक है, अब मान लो यहाँ से हमने देख लिया CH5, चलो इस कंडीशन में बना दिया है क्योंकि यहाँ से तो बन रहा है। तो CH5 ये क्या है, CH5 इज इंपेरिकल फॉर्मूला, दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला। तो मान लो इंपेरिकल फॉर्मूला, इसका मास निकालो कितना आएगा, 12×5 = 17 आएगा। इसका मास 17 दे दिया। अब मान लो जो है तुमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास तुमको मान लो दिया हुआ 34, मान लो 34 दिया हुआ है, तो तुम क्या करोगे, n निकालोगे 34/17 से, वो 2 आ जाएगा, मतलब CH5 का ट्वाइस हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा C2H10। बनेगा नहीं हालांकि, इस बात का ध्यान रखना, बनेगा नहीं, क्योंकि सिचुएशन हमने क्या लेता, आर्बिट्री लिया था, हमको नहीं पता था क्या होने वाला, तो इसलिए आंसर ये है। प्रोसीजर समझ में आ गया ना, ठीक है, प्रोसीजर समझ में आ गया, चलो। अच्छा, इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिख लो, ये 17। चलो एक क्वेश्चन लिख लो, इन अ कंपाउंड, इन लिखो क्वेश्चन तब ना पता चलेगा। इन अ कंपाउंड कार्बन इज 52.2%, 2% हाइड्रोजन इज 13%, हाइड्रोजन इज 13% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज 92। कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो, तो जो क्वेश्चन दिया था वो उसमें क्या दिया था, कार्बन कितना है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट का बना हुआ है। कार्बन का परसेंटेज कितना दिया था, 52.2। मास 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना दिया था, 13, मास 1 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना दिया था, रेस्ट दिया था। तो रेस्ट करोगे, इन दोनों को जोड़ के 100 में से माइनस कर दोगे, इन दोनों जोड़ के 100 में से माइनस कर दो, कितना आएगा, मास इसका 16 हो गया। अब क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड करो। चलो, पहले में कितना आ रहा है, 4.3। इसमें कितना आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, 2.1 आ रहा है, यही आ रहा है। अब देखो हमने क्या किया, इसमें से सबसे छोटा कौन सा ये है, तो 4.3 डिवाइडेड बाई, अब इसको करोगे कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट 2 आएगा। तो सिंपल रेशियो इसका 2 हो गया। इसका कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेट 6 आ रहा है, सिंपल रेशियो 6 हो गया। इसका, इसका तो टोटल 1 ही आ ही रहा है, अप्रोक्स जाने की जरूरत नहीं है, तो इसका 1 हो गया। यानी अगर इसका क्या बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला जाए, तो होगा C2H6O, ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। इसका EFM निकालो, इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा, इसका 46 आएगा, 24, 36, 16, 46। अब तो तुमको निकालना है, एन निकालना है। एन क्या होगा, 92 दिया हुआ है, अपॉन 46 कितना हो जाएगा, 2 आएगा। यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा वो होगा C2H6O का 2, तो हो जाएगा C4H12O2। तो ये हम लोग का आंसर है। कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। देखो जैसे इंपीरिकल फॉर्मूला ये निकल गया, इसका मास भी तो निकालोगे। उसका मास 46 है, कार्बन का मास 12, 12 दूनी 24, 24 6, 30, 30 16, 46। ठीक है, अब ये 46 आ गया, मैंने एन निकालना ऊपर सिखाया है। एन क्या होगा, जो गिवन मास है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 92 बाई इंपीरिकल फॉर्मूला मास 46, वैल्यू 2 आ जाएगी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इंपीरिकल फॉर्मूला इंटू एन, तो क्या होगा, इसको 4 12 O2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
चलो अच्छा, मैं तो अगला टॉपिक शुरू करने जा रहा था। हाँ बाबू, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो घर पे, आसान कॉन्सेप्ट है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हम लोग स्टॉकियोमेट्री पढ़े हैं, देख लो इसको, फिर अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है स्टॉकियोमेट्री बेस्ड कैलकुलेशन। स्टॉकियोमेट्री बेस्ड कैलकुलेशन, सही है। स्टॉकियोमेट्री बेस्ड कैलकुलेशन, अब स्टॉकियोमेट्री बेस्ड कैलकुलेशन बेसिकली तुम्हारा बैलेंसिंग के ऊपर है, और ये तुम्हारा क्वांटिटेटिव रिलेशन बता रहा है। कैसा रिलेशन बता रहा है? क्वांटिटेटिव, इस बात का ध्यान देना। यहां पर तुम क्वांटिटेटिव बेस्ड रिलेशंस तुमको समझ में आएगा, क्वांटिटेटिव बेस्ड रिलेशन तुमको समझ में आएगा। चलो, आप जैसे हम लोग देखते हैं, एक सिंपल रिएक्शन देख लो। मान लो हमने देखा हेबर्स प्रोसेस, सबसे सिंपल क्या देख ले? हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस में बाबू हम लोग अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया बनाते हैं, कैसे बनता है देखते हैं। H2 + N2 क्या देगा ये? NH3। अब देखो इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ 3 लगाते हैं, यहाँ 2 लगाते हैं। तो पहला क्या हो गया, ये हमारा हेबर्स प्रोसेस का जनरल इक्वेशन हो गया कि 3H2 + N2 गिव्स आउट 2NH3। अब ये जो है, जो हमने इसको बैलेंस कर दिया, तो हर एक जो भी हमारे एलिमेंट लिखे हुए हैं ना, इसके आगे जो एक डिजिट लग रही है, जैसे यहाँ 3 लगी है, यहाँ पर क्या लगा है? यहाँ पे 1 लगा हुआ है, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अगर हम लोग समझना चाहें तो हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर 3 मोल हाइड्रोजन है, अगर 3 मोल हाइड्रोजन है, तो वो 1 मोल अमोनिया से रिएक्ट करेगा। 3 मोल हाइड्रोजन है तो वो 1 मोल अमोनिया से रिएक्ट कर, सॉरी 1 मोल नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा,
हाँ हाँ, 1 मोल नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा और 2 मोल अमोनिया बनाएगा। यानी अगर 3 मोल हाइड्रोजन है तो 1 मोल नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा और 2 मोल अमोनिया बनाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से एक और बात, इसको ऐसे भी देख सकते हो, हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है, लेकिन H2 के फॉर्म में उसका मास 2 हो गया, 2 3 6, यानी हाँ 6 ग्राम ये रहेगा। तो इसको नाइट्रोजन कितना चाहिए, 28 ग्राम, और तब मिलके कितना बनाएगा ये, 34 ग्राम। देख रहे हो ना, तब ये मिलके 34 ग्राम अमोनिया बनाएंगे। नाइट्रोजन का मास 16 हो गया, यहाँ पे N2 है, डाइनाइट्रोजन है, उसका मास 28 हो गया। नाइट्रोजन एलिमेंट का मास 14 हुआ ना, यहाँ पे N2 प्रेजेंट है ना, तो 28 होगा ना। तो ये 28 होगा, 6 ग्राम और ये 28 ग्राम, तब मिलके 34 ग्राम ये बनाएंगे। ये बात क्लियर है ना। अब इसी में देखो, इसी में कॉन्सेप्ट आता है LR का। LR इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो यहां पर तुमको ऐसे दे दिया कि तुमको 6 ग्राम 28 ग्राम और मिलके 34 ग्राम बना रहे हैं, लेकिन तुमको केस ऐसा दे दिया है कि जो नाइट्रोजन है ये सिर्फ तुम्हारा 14 ग्राम प्रेजेंट है, लिख देगा कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट 14 ग्राम एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट 3 ग्राम। मान लो ये लिख दिया, ये 3 ग्राम है, ये तुम्हारा 14 ग्राम प्रेजेंट है। तब तुमको बताना है भैया कि अमोनिया कितना बनेगा, अमोनिया कितना बनेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमको यहां पर ये रिलेशन पता है कि 6 ग्राम को कितना चाहिए, 28 ग्राम चाहिए ना। थोड़ा सा इधर हो जाओ अगर दिख ना रहा हो तो, 6 ग्राम को चाहिए 28 ग्राम, ये क्लियर है ना। यहां से 6 ग्राम को 28 ग्राम चाहिए। तो ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास 3 ग्राम है, मतलब 1 ग्राम को कितना चाहिए, 28/6, और 3 ग्राम को कितना चाहिए, 28/6 इंटू 3 बराबर, अगर इसको करोगे तो कितना आएगा, 14 ग्राम। तो अगर 14 ग्राम हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो ये तो कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा। तो अब केस यहां देखो, 3 ग्राम ये है तो हाँ जी है, और 14 ग्राम ये भी है तो वहां है। अगर दोनों हमारे इस चीज को सेटिस्फाई कर रहे तो LR क्या है, कोई नहीं है। यहाँ पे LR कोई नहीं है, कोई लिमिटिंग रीजन नहीं है, मतलब ये कंप्लीटली रिएक्ट करके कितना ग्राम प्रोडक्ट देगा, 17 ग्राम प्रोडक्ट हमें दे देगा। ये हमें 17 ग्राम प्रोडक्ट दे देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को भी। अब देखो, अब यही अगर केस ऐसे दिया होता, आगे बढ़ू ना मैं। हाँ, ये अगर केस ऐसे दिया होता कि मान लो ये अगर ऐसे दिया होता कि मान लो हाइड्रोजन जो है वो 5 ग्राम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कितना है, 5 ग्राम प्रेजेंट है, और जो नाइट्रोजन है तुम्हारा वो तुम्हारा प्रेजेंट है 28 ग्राम। ये हाइड्रोजन 5 ग्राम है और नाइट्रोजन 28 ग्राम प्रेजेंट है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि इसमें LR कौन है। हेलो। तो देखो, इसको करने के लिए तुमको क्या करना है, इसको करने के लिए दो कॉन्सेप्ट हो सकता है। पहला ये कि हमको भाई दोनों चेक करना पड़ेगा ना, कि ये कम हो रहा है कि ये कम हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है। देखो उसको कैसे करोगे, ऊपर हमने देखा था ध्यान से कि 6 ग्राम, तो कितना ग्राम चाहिए, 28 ग्राम। 6 ग्राम को 28 ग्राम चाहिए, 1 ग्राम को 28/6, यहां पर कितना 5 ग्राम है, 5 ग्राम को कितना चाहिए, 28/6 इंटू 5, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो इसको जल्दी से। ये आएगा 23.33 ग्राम। इतना ग्राम चाहिए, ठीक, इतना ग्राम चाहिए, इतना ग्राम चाहिए 5 ग्राम को, सही है ना। हमने दिया कितना ग्राम है, 28 ग्राम, तो ये तो एक्सेस है ना, ये तो बचा हुआ है, ये तो बचा हुआ है, पर ये कम पड़ गया। तो लिमिटिंग कौन है, ये हमारा LR है, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, सही है ना। बोलो। अच्छा, ये मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया था
कि ये हमारा आइडियल सिचुएशन था। फिर मैंने ये कहा था कि अब मान लो हमारे सिस्टम में 3 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 14 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो बताओ अमोनिया कितना बनेगा? तो वही चीज है, तो इन दोनों को जोड़ के 17 ग्राम बनेगा ना, क्योंकि कुछ लिमिटिंग नहीं है, सब कंज्यूम हो जा रहा है। तो ये गिवन क्वेश्चन है, यहां पर क्या बोला है कि 3 ग्राम इथेन है। इथेन क्या है तुम्हारे पास? 3 ग्राम इथेन है, ये तुम्हारा स्टार्टिंग मटेरियल है। अब तुमको ये बताना है कि 3 ग्राम इथेन के लिए कितना वॉल्यूम ये लगेगा, इसका वॉल्यूम बताना है तुमको, कितना वॉल्यूम O2 हमारा लगेगा और कितना वॉल्यूम CO2 प्रोड्यूस होगा, और इसका वॉल्यूम बताना है कितना वॉल्यूम ये प्रोड्यूस होगा। इन दोनों चीज को तुमको बताना है। चलो क्वेश्चन करके बताओ। देखो अगर हम आइडियल कंडीशन की बात करें तो वो हम किससे देखेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। हम देखेंगे उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये कह रहा है कि 2 मोल इनका 7 मोल इनसे रिएक्ट करेगा, 2 मोल इनका 7 मोल इनसे रिएक्ट करेगा। तो इस केस में तुम बताओगे आइडियल कंडीशन है कि 2 मोल अगर ये रहेंगे तो 7 मोल ये चाहिए, 2 मोल ये रहेंगे तो 7 मोल ये चाहिए। पर ये है कितने मोल? ये तो सिर्फ 3 ग्राम है। अब 3 ग्राम है तो मोल निकालना पड़ेगा हमें। मोल कैसे निकालेंगे? तो मोल निकलेगा गिवन मास अपॉन C2H6 का मास कितना होगा? 30 होगा। तो मोल कितना आएगा? 0.1 मोल, 0.1। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर देखो अगर तुम्हें 2 मोल के लिए कितना चाहिए? 7 मोल। 2 मोल के लिए 7 मोल। 1 मोल के लिए कितना चाहिए? 7/2। और 0.1 मोल के लिए कितना चाहिए? कितना आएगा? आंसर निकालो उसको, कितना आएगा ये? 0.35 आएगा, 0.35 मोल आएगा। आएगा ना? अब देखो ध्यान से, यानी ये क्या किसका वॉल्यूम है ये किसका मोल है? ये O2 का मोल है। इतना मोल O2 चाहिए। अब देखो ध्यान से, 1 मोल कितना? 22.4 लीटर। इतना मोल कितना? बराबर 22.4 इंटू 0.35। इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आंसर आ रहा है। 7.84 लीटर, 7.84 लीटर। तो 7.84 लीटर आ जाएगा। सबको क्लियर हो रहा है? ये O2 का आ गया आंसर। O2 हमारा ये आंसर आ चुका है। अब हमें निकालना है CO2 का। अब हमें निकालना है CO2 कैसे का। सो CO2 कैसे निकालोगे? देखो यहां पर आ जाओ। अब यहां पे फिर से देखो, 2 ग्राम से सॉरी 2 मोल से 4 मोल बन रहा है, 2 मोल से 4 मोल बन रहा है। फिर सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। तो देखो क्या बन रहा है? 2 मोल से 4 मोल, 1 मोल से तुम्हारा बनेगा 2 मोल, 2 मोल बनेगा। 0.35 से 2 इंटू 0.35 यानी 0.7 मोल। चलो अब 0.7 को मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से। एक मिनट रुको रुको, उसको 0.35 से क्यों मल्टीप्लाई करवा दियो? नहीं, हाँ हाँ, तो इससे नहीं मल्टीप्लाई होगा, ये तो गलत हो जाएगा ना फिर। ये 0.1 से होगा। हाँ वही तो, ठीक तो है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.2। ये मोल आ गया। हाँ ये 35 में भी गलत हो गया है, 0.35 ये गलत हो गया है। ये क्या होगा? 0.1 होगा। ये यहाँ पे 0.35 तो O2 का है ना, उसको हमें नहीं देखना था। अगर O2 के लिए हम देख रहे होते तो ये इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाता, O2 वाले टर्म से भी निकाल सकते थे, पर इक्वेशन चेंज हो जाता। तो इसको भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? वॉल्यूम कितना आएगा? 0.2, 22.4, ये आएगा तुम्हारा कितना? 4.48 लीटर। और जो हमने 0.35 रख दिया था ना, उस पर भी आंसर आ जाएगा। उसका आंसर देख लो वो कैसे आएगा, वो भी समझ लो। मान लो वो क्या कहेगा, वो ये कह रहा है देखो 7 से 4 बनेगा,
7 से 4 बनेगा। अगर उस केस में करोगे तो ऐसे होगा, 7 से 4 बना, 1 से 4/7 बना, और 0.35 से कितना बना, 4/7 × 0.35। जरा मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 0.2। फिर वापस आंसर सेम आ गया ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0.2 × 22.4 बराबर 4.48 लीटर। सबको समझ में आ गया नहीं है। चलो, क्वेश्चन लिख लो। मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, तुम किसी को किसी से कर सकते हो। तुमने अभी ऑक्सीजन निकाल लिया ना, मैंने यहाँ पर देखो दिखाया नहीं है, अब मैंने इसको ऑक्सीजन से कंपेयर करके दिखा दिया है। तुम दोनों से कंपेयर कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, मैं ईज के लिए बताया हूँ। जो ईज रह जाए, देखो इसमें 0.35 है, उसमें 0.1 था, तो आसानी क्या था, 0.1 था। तो उस हिसाब से तुम कर लो, जो तुमको आसान लगे बस कर लो, आंसर आएगा दोनों तरीके से। चलो बाबू, अब क्वेश्चन क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। चलो, इसको सॉल्व करो। अब इसमें देखो क्या क्या सिचुएशन है। पहला, इसको 1 ले लो, इसको 13/2 ले लो, अ, ये 4 है और ये 5 है। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मैंने लिख दिया, बैलेंस करने की नीड नहीं है तुम लोग को, ये काम हो जाएगा तुम लोग का। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये 1.12 लीटर है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है कि 1.12 लीटर है। तुमको ये बताना है कि ये कितना बन रहा है, इसका वॉल्यूम क्या होगा और इसका वॉल्यूम क्या होगा, बस ये क्वेश्चन है, जल्दी बता दो। बताना ये कितना ये बनेगा और कितना ये बनेगा, इसका ये दिया हुआ है, कितना ये बनेगा। अगर वॉल्यूम निकाल लियो, वॉल्यूम निकाल लियो तो ये बताना कितना मोल ये बनेगा, ये भी कितना मोल बनेगा। चलो, अब मोल भी निकाल के बताना मुझको। चलो, अब इसको देख लो थोड़ा सा।
नहीं, देखो अब कैसे करेंगे। यहाँ पर चीजें सिंपल है, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। जब इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो ये कहता है कि देखो, एक से वहां 4 बनना था, एक से वहां 4 बनना था, तो सिंपल सी बात है, जो इसका वॉल्यूम रहेगा इसका 4 गुना यहाँ पर आने वाला है। ये चीज तो सिंपल क्लियर हो गया। तो CO2 कितना बनेगा, 4 × A यानी 4.48 लीटर, ये तो बन जाएगा हमारा। दूसरा भी बहुत सिंपल होगा, 1 से 5 बनना था, तो 1 से क्या बनेगा, कितना आएगा, 5.60 लीटर। तो दोनों का आंसर आ गया, लीटर में तुमने निकाल लिया। अब मैंने पूछा इसका मोल, तो मोल कितने लोग ने फाइंड कौन कौन मोल इसका फाइंड कर पाया। मोल भी फाइंड करना है, मोल फाइंड करो जल्दी से। नहीं, अब देखो, अगर पहले वाले का मोल निकालना हो तो इसका वॉल्यूम तुमने निकाल लिया, कितना आया, 4.48 लीटर। तो मोल क्या होता है, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, कितना आएगा ये, तो 0.2। मोल कितना बनेगा, 0.2। किसका किसका आया है, दूसरे केस में देखो, ये आएगा तुम्हारा 1/4, 0.25। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.25। तो ये आंसर आ जाएगा। तो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट वेट। अगला टॉपिक क्या क्या देखेंगे, इक्विवेलेंट वेट। देखो, इक्विवेलेंट वेट को समझने का टोटल 3 तरीका है। इक्विवेलेंट वेट को समझने का टोटल 3 तरीका है। पहला, उसको हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में समझो। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का वन मास कितना, 1.008। या तो उसको तुम समझो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन का जो मास यहां यूज होगा वो होगा 8.00। या तो तीसरा तुम उसको समझो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में 35.5। तो ये कहा जाता है, मान लो कोई भी हमारा एलिमेंट है, जो भी, हाँ यहाँ पर 8, अभी जब इस मेथड में 8 समझो, अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। मान लो कोई भी एलिमेंट है ए, ठीक है, जब वो इससे कंबाइन करेगा, जब वो इससे कंबाइन करेगा तो वहां पर क्या होगा कि अगर देखो, मान लो तुमने ए लिया और ए के साथ तुम्हारा हाइड्रोजन कंबाइन किया, ए के साथ अगर तुम्हारा हाइड्रोजन कंबाइन किया, तो इस केस में क्या होने वाला है, मान लो ए का मास जो भी होगा वो इसके इतने पार्ट को डिस्प्लेस करेगा, वो इसके इतने पार्ट को डिस्प्लेस करेगा। मतलब यहां पर जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो AH टाइप बनेगा, AH टाइप बनेगा। या फिर बन सकता तुम्हारा B2H टाइप, या तुम्हारा C3H टाइप। मतलब हाइड्रोजन जो है उसका मास है वो इंटैक्ट है, मतलब हाइड्रोजन हमेशा +1 स्टेट में ही है, पर जो दूसरा आ रहा है वो अपनी वैलेंसी चेंज कर रहा है। तो इसी केस में ऐसा होगा ना कि ये हमेशा ये सेम मास देगा, इसी केस में ऐसा होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड इसको कहते हैं। दूसरा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, हमेशा
हमेशा नहीं, मतलब चेंज भी होती है पर यूजुअली 2- होता है। तो अगर मान लो इसके साथ अगर कोई ए आता है जिसकी वैलेंसी +1 है, +1 है, तो अगर वो ऑक्सीजन का कंबाइन करेगा तो ओ की हमेशा 2- रहेगी। तो ऐसे ये 2 लगेंगे तब ना चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। तो इस केसेस में क्या बनेगा, A2O। तो यहाँ पर भी अगर O का मास तुम देखोगे तो क्या आएगा, हमेशा हाफ आएगा ना, यानी 8 आएगा, उतने ही पार्ट वो डिस्प्लेस कर रहा होगा। वैसे क्लोरीन में देख लो, क्लोरीन की वैलेंसी -1 है, तो हमेशा क्या होगा, एक पार्ट ही डिस्प्लेस करेगा। तो इसी तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। तो जब हमको इक्विवेलेंट वेट को समझना होगा तो समझो तुम इसको इस तरीके से देख सकते हो कुछ, कि मान लो पहला देखो कोई हमारा कैटायन या एनायन ले लो, कैटायन या एनायन ले लो, हमें कैटायन लेते हैं समझो। मान लो हमने कैल्शियम लिया, कैल्शियम कैटायन है तो 2 पॉजिटिव फॉर्म में। इसका अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है ई, तो सबसे पहले हमें इसका एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है कैल्शियम का, 40 होता है। तो जब भी ई निकालोगे तो हो जाएगा 40 अपॉन वैलेंसी, वैलेंसी कितनी है 2, तो 40/2 कितना हो जाएगा 20। अब अगर ध्यान से देखो तो यहां पर जब तुम इसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कराओ तो क्या बनेगा, CaH2, CaH2 बनेगा ना। तो CaH2 बन गया। तो यहां पर अगर ध्यान से देखो तो 40 ग्राम को कितना चाहिए, 2.016 ग्राम। 40 ग्राम को इतना ग्राम चाहिए ना, समझ में आ रहा है, 40 ग्राम को इतना ग्राम चाहिए, और 20 ग्राम को कितना चाहिए, इतना ग्राम चाहिए ना। देखो यहाँ ऊपर के क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, हाइड्रोजन 1.008 ग्राम, कौन कितना मास उसको डिस्प्लेस कर रहा है, 20 ग्राम। तो 20 ग्राम को कितना चाहिए, 1.008। तो ये 20 क्या होगा इसका इक्विवेलेंट मास। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, फिर से समझो। कैल्शियम वाला बाबू, जैसे मैं बोला कि कैल्शियम +2 है स्टेट में, तो CH2 बनाएगा, कैल्शियम का मास 40, H2 है, 2 हाइड्रोजन का मास 2.016 ग्राम हो जाएगा। अगर ये देखें कि इसको हमें इस पार्ट में ले आना है, क्योंकि क्राइटेरिया वही कह रहा है ना, जितना मास इसको डिस्प्लेस करे, तो हमने लाया 1.008, इसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो इसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो 20 ग्राम को इतना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हमने निकाल लिया था कि अगर मास को इक्विवेलेंसी से डिवाइड कर दे तो 20 आ रहा है। तो पहला तरीका हो गया इक्विवेलेंट मास निकालने का, क्या है, सॉरी एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, निकाल लेंगे कोई दिक्कत में। यही केस देखो, इसी चीज को मैं प्रूफ कर देता हूं तुमको ऑक्सीजन के टर्म्स में। तो ऑक्सीजन टर्म में क्या निकालोगे, CA2O, CA2O सॉरी CaO बनेगा ना, 2 कहाँ बना, CaO बनेगा ना, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा 40 ग्राम विद 16 ग्राम, 20 ग्राम विद 8 ग्राम। आ गया वापस से, आ गया ना वापस से। क्लोरीन के साथ देख लेते हैं क्या बनेगा, CaCl2 40 ग्राम 71 ग्राम, 20 ग्राम 35.5 ग्राम। तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाइड, ये हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट, निकाल लिया उसको। अब देखो, अब बाबू ये इक्विवेलेंट वेट तुमने निकाला किसी कैटायन के लिए, ऐसे एनायन के लिए निकाल लोगे, एनायन के लिए भी निकाल लोगे, सेम उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर देना। अब हम लोग निकालते हैं किसी एसिड का, ठीक है। तो एसिड्स के केसेस में देखो, अगर किसी एसिड का केस लोगे तो एसिड्स की होती है बेसिसिटी, क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, ध्यान से सुनना, क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, यानी जितना H+ आयन क्या होगा, रिप्लेसेबल होगा। तो इस टर्म पे थोड़ा ध्यान देना, ये जो हमारा टर्म है प्यारा सा रिप्लेसेबल, इस पे ध्यान देना। तो अब ये कहता क्या, जैसे मान लो H2SO4 है, तो H2SO4 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा H2SO4। तो देखो जितने हाइड्रोजन डायरेक्टली O से बॉन्डेड होंगे वही बस रिप्लेसेबल होंगे। तो ये यहां से टूटेगा एक, यहां से टूटेगा 2, तो उसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2, इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 2 होगी। अब मान लो हमने ले लिया H3PO3, क्या लिया, H3PO3। अब H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलो H3PO3 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ये, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ नहीं, ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा सिर्फ वही H+ के फॉर्म में रिप्लेस होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो H+ निकलना फैसिलिटेट होगा। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर 2। अब चूंकि फॉस्फोरस एक मेटल है, फॉस्फोरस क्या है, एक मेटल है, और मेटल इटसेल्फ पे पॉजिटिव चार्ज रखना चाहता है, तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में इजिली निकल नहीं पाएगा,
यहाँ पे H+ के फॉर्म में इजिली निकल नहीं पाएगा, तो ये हमारा रिप्लेसेबल नहीं है, इसीलिए मैंने रिप्लेसेबल टर्म का यूज किया है। तो ये हाइड्रोजन हमारा रिप्लेसेबल नहीं है, तो यहाँ पर भी जो बेसिसिटी आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। तो ये देख लो, जो दिखता है हमेशा वो होता नहीं है, ऐसे नहीं डायरेक्टली देख के मार्क कर देना है। ऐसे क्वेश्चन में आएगा तो तुमको प्रॉपर समझना है कि कौन सा रिप्लेसेबल है और कौन सा रिप्लेसेबल नहीं है। क्लियर है सबको? तो इनका अगर तुम्हें निकालना होगा क्या इक्विवेलेंट मास, तो कैसे निकलेगा? सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है मास, 98 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 49, तो ये इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है? ऐसे ही बेसिस के लिए क्या करोगे, एसिडिटी निकाल लोगे, बेसिस के लिए एसिडिटी निकाल लोगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। एसिडिटी क्या होता है, रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस, OH माइनस आयंस जितने रिप्लेसेबल हो। तो अभी इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग निकाल लोगे, सही है ना?